बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन एंगल्स पे बात करेंगे। अदलिया के हवाले से खबरें गर्म हैं। 27वीं आईनी तरमीम, वफाकी आईनी अदालत का क़याम, लेकिन एक बड़ा जो है वो जो इख्तियारात का एक तनाज़ा भी खड़ा हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स में। जो इख्तियारात का एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़े भी मंजूर हो गए हैं, लेकिन क्या वुकला तहरीक शुरू हो सकती है? ये हमारा फोकस पॉइंट होगा। लेकिन साथ साथ इमरान खान के केसेस जो है वो उन पे 3-4 रोज़ से बात नहीं हो सकी। तो उनका एक केस 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी है, वो आपके सामने रखेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि 27वीं या 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने नेक नीति से की है और हुकूमत का मकसद जो है वो अदालती इस्लाहात हैं और किसी को टारगेट करना नहीं है, तो इस तनासुर पे भी बात करेंगे कि कैसे हुकूमत ये कह सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वकला तहरीक पे ही। क्या वकला तहरीक शुरू हो सकती है? 2007 में जब साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो उस वक़्त ये बताया जाता है कि जो वकला तहरीक थी, लेकिन उनको ये कहा गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें। उस वक़्त के जो जनरल मुशर्रफ थे, जो सदर थे, जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर थे, आमर थे, उनकी जानिब से बुलाकर ये कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें, उन्होंने नहीं दिया। उनको कुछ टाइम उधर रखा गया, तो उसमें एक सूरत हाल ने जन्म लिया, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी शुरू हुई। लेकिन शुरू में ये बताया जाता है कि तहरीक के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते थे। उस वक़्त की डायनामिक्स आज की डायनामिक्स में कुछ जो है वो मुख्तलिफ भी हैं। एक उसमें फैक्टर ये भी है कि उस वक़्त क्योंकि डिक्टेटर था परवेज़ मुशर्रफ, और दूसरी जानिब जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिवली, मतलब पीटीआई थी या ये मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, तमाम जो है वो, या सिविल सोसाइटी थी, मीडिया था, या वकला थे, वकला की जो तंजीमें थी, वो एक साइड पे थी। यानी कि दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ, काफ लीग, उन्होंने जो पीपल्स पार्टी तोड़ के बनाई हुई थी, तो वो जमातें, जो डमी जमातें आप जिनको कह सकते हैं, वो जो उन्होंने तोड़ ताड़ के बनाई हुई थी, वो थी। तो इसलिए एक थोड़ी डायनामिक्स 2025 में मुख्तलिफ हैं। एक बात इसमें यह भी है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और कुछ जमातें, एम के एम वगैरह, एम के एम तो उस वक्त भी जो है वो इसके हक में नहीं थी, लेकिन जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं दो, वो उस तरफ हैं, और एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी इस तरफ जो है वो खड़ी है। उस वक्त जो बार थी वो खड़ी हो गई थी, और बार के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उस वक्त के सदर थे मुनीर मलिक, उन्होंने भी स्टैंड लिया। और उसके बाद अली अहमद कुर्द आए, एतजाज़ एहसन आए, हामिद खान आए, जितने भी बड़े नाम हैं उस वक्त वकला तहरीक के, ये जैसे जैसे आते गए, ये सदर भी बनते गए, और इन्होंने वकला तहरीक को बहुत उठान भी दी। लेकिन शुरू में ये जो बहुत ज़्यादा उठान नहीं थी, आहिस्ता-आहिस्ता 1-2 साल लग गए, 3 साल, मतलब ये सिलसिला जो है चलता रहा, तब जाकर चीज़ें जो है वो अदलिया की ठीक हुई। अब जो डायनामिक्स है, इसमें पीटीआई इस तरफ खड़ी है, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान है इस तरफ, उनमें जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है, या बाकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं हारून रशीद साहब, या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है, वो जो एहसन बून साहब का ग्रुप है वो जीता है। और पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ अब हामिद खान साहब का जो ग्रुप है, जो यानी कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है, उनके कुछ कैंडिडेट्स जीते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गेन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइंदा अगर जीतती है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेवल पर अगर हामिद खान ग्रुप जो है वो जीत जाता है, तो फिर वकला तहरीक में भी जान पड़ सकती है। इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ नताइज आ रहे हैं, उसमें भी सिनेरियो जो है वो क्लियर होगा। लेकिन कराची से, यानी कि कराची बार एसोसिएशन जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, या कराची से अच्छी खबरें आ रही हैं, इस लिहाज से कि जो वकला वहाँ पे 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है, एक तो जो पाकिस्तान जो वहाँ की सिंध बार काउंसिल है, उनसे अभी जो इलेक्ट हुए हैं, उनकी अक्सरियती तादाद जो है, उन्होंने जो 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खत भी लिखा। और उसके अलावा वहाँ पे जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी, तो उन्होंने भरपूर एहतजाज भी किया, और एहतजाज में कसीर तादाद वकला की मौजूद थी, वो हमें इतलात हैं। और इसके अलावा आज भी
वहाँ पे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लेवल पर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि एहतजाज भी हुआ, नारेबाज़ी भी हुई और अदालतों का बाइकॉट भी किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि मुल्क भर में अगर अमली तौर पर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला यानी या आप किसी भी शोबे से आप कह सकते हैं कि कोई अगर कोई बाहर निकल रहा है या आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे कोई प्रोटेस्ट कॉल कर रहा है, उसको अमली शक्ल दे रहा है, तो वो कराची के वकला हैं और कराची के वकला जो है वो उनका 2007 की जो वकला तहरीक थी उसमें भी बड़ा अहम किरदार और अहम रोल था। तो इसके अलावा मुनीर मलिक हैं, हामिद खान हैं, अली अहमद कुर्द हैं, एतजाज अहसन है। ये जो उस वक़्त की वकला की क़यादत है, ये भी मुतहर्रिक है। लाहौर से भी हमें खबर है कि लाहौर से भी जो वकला जो तंजीमें हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो बाइकॉट करेंगे जो वफाकी आईनी अदालत का। अच्छा, बाइकॉट कितना मौसर हो सकता है, ये एक अलग सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हसन बून और आजम जी तारल ग्रुप के हैं, वो चले जाएं और वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीम को, वफाकी आईनी अदालत को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल के उनके नुमाइंदे चले जाएं, तो उस पर और जो लाहौर बार या लाहौर हाई कोर्ट बार से जो ऐलान हुआ कि वो बाइकआउट करेंगे, तो उसका कितना असर होगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन लाहौर और कराची से कुछ ना कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, उठना शुरू हो चुकी हैं। और इसी दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनका इस्तीफ़ा भी आया और वो इस्तीफ़ा आज सदर मुमलिकत ने मंजूर भी कर लिया। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी जो खला आप ये कह सकते हैं कि पैदा हुआ, वो अदलिया का बहुत ज़्यादा नुकसान इस लिहाज से हुआ कि दो इंडिपेंडेंट काबिल जज और एक विजन रखने वाले जो जज हैं, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के केसेस में बहुत ज़्यादा काम किया, खासतौर पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट है, उस पर भी वो उनकी जजमेंट्स, उनकी तकारीर आप मुख्तलिफ तकरीबात में जब वो देख सकते हैं, वो उन्होंने जब वो की। और जस्टिस अतर मिनल्ला जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो जहाँ होती थी, उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जजमेंट्स मौजूद हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, उन्होंने रोकने के लिए बहुत काम किया। तो एक बड़ा मैं ये समझता हूँ कि अदलिया का बड़ा नुकसान है कि दो इंडिपेंडेंट जजेस जो है उनको जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ा और हुकूमत वक़्त ने इस नहज पर चीज़ें पहुँचा दी। हालाँकि जो कुछ इसमें इस्लाहात का कहा जा रहा है, इस्लाहात से ज़्यादा हुकूमत उन इंडिपेंडेंट जजेस को बज़ाहिर जो है वो तासुर है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको साइडलाइन जो है वो किया जा रहा है, वो ट्रांसफर जजेस की सूरत में हो या इस सूरत में हो। जो वकला तहरीक है बन सकती है, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम भी बन सकता है, लेकिन इस वक्त 100% उस पर से कोई आप कंक्लूजन आप बताना चाहेगा कोई, तो वो नहीं बताया जा सकता। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जिसमें वकला तहरीक का रास्ता जो है वो निकले, वो जो जजेस के इस्तीफे भी मजीद भी आ सकते हैं, मुमकिन तौर पर आने के इम्कानात भी हैं, कुछ सोचा भी जा रहा है। लेकिन इस्तीफ़ों का असर कितना होगा, ये सिंबॉलिक जो इस्तीफ़े हैं वो भी, वो बाज़ औक़ात सिंबॉलिक कुछ न कुछ काम जो है ज़रूरी होते हैं। तो ये सिंबॉलिक जो इस्तीफ़े हैं वो आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें आगे चलकर जो है वो पता चलेगा। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत में जो 6 जजेस लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस में से चौथे नंबर के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 9वें नंबर के जज जो है वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी और 21वें नंबर के जज जस्टिस आमिर फारूक और 23वें नंबर के जज जस्टिस अली अब्बाकर नजफी, यानी कि चौथे, 9वें, 21वें और 23वें नंबर के जज को जो वफाकी आईनी अदालत लाया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं रोज़ी खान, उनको लाया गया है। इसके अलावा के आगा जो सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह थे, अगरचे सिंध हाई कोर्ट में भी जब आईनी बेंच बना तो वो 8वें नंबर पर थे, यानी कि 7 जजेस को सुपरसीड किया और ये पीटीआई के करीब, पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाते हैं। और पिछले दिनों जब जस्टिस जहांगीरी इनकी अदालत में पेश हुए थे, तो इन्होंने वहां पे भी जस्टिस जहांगीरी के केस में भी उनको जब वो उन्होंने कहा था कि वो पार्टी बनना चाहते हैं, तो पार्टी बनने की इजाजत नहीं दी थी, उनका केस खारिज कर दिया था। मतलब एक आईनी अदालत का जज दूसरी आईनी अदालत के जज के सामने खड़ा है और वो उन्होंने केस खारिज कर दिया था। तो बहरहाल उनको भी लाया गया है। और एक मिसिंग पर्सनस के कमीशन में एक थे साहब, उनको भी वफाकी आईनी अदालत में जो है वो लाया गया है। अब जो एक बड़ा इख्तियारात का एक डेडलॉक या तनाज़ा खड़ा हुआ है वो हाई कोर्ट के है। आर्टिकल 199 के तहत ये लिख दिया गया है कि
वो आइनी बेंचेस केसेस सुनेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, इन 4 हाई कोर्ट्स में, सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच है, 4 हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच ही नहीं है। अब मसला ये है कि आइनी बेंच नहीं होगा तो कैसे ये केसेस जो है वो सुनेंगे, तो इसका कोई रास्ता नहीं दिया गया। अब एक डेडलॉक, एक इख्तियारात का एक तनाज़ा खड़ा हो गया हाई कोर्ट्स में। अब केसेस कौन सुनेगा कुछ पता नहीं है। अब सारे जोड़े हैं उन्होंने, कन्फ्यूजन है कैसे करें। या तो आइनी बेंच बना दिए जाए, और आइनी बेंच जो वफाक में जो मुश्तरका इजलास में एक सिंपल करारदाद के जरिए आने हैं, इसी तरह सूबाई असम्बली से भी करारदाद आनी है और उस आइनी बेंच बनने हैं, तो वो फिर आइनी बेंच बना दिए जाए अगर इतनी। या फिर ये है कि ये खला रख दिया गया है। आखिरी जो बात है वो इमरान खान साहब के केसेस हैं। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है इमरान खान साहब के केसेस में। जो लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी खातून है तो उसको खातून होने का जो एज है वो मिल सकता है, खास तौर पर बेल स्टेज पे। बेल स्टेज मीन के जमानत की दरखास्त में अगर उसने दायर की हुई हो तो उसको एज मिल सकता है। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई की जो खवातीन हैं उनको वो एज नहीं मिल रहा। ये भी मतलब जब हुकूमत कहती है ना कि हम इस्लाहात ला रहे हैं, तो उस इस्लाहात को देखने के लिए हुकूमत का रवैया हमें देखना होगा। 2022, 23, 24 और 25 आज तक हुकूमत ने एक अपनी मुखालफ पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात, उसके लीडर को उसके साथ क्या किया है? उसके साथ मतलब इमरान खान जो है वो उनके खिलाफ 300 मुकदमात जो वो बने हुए हैं। और इमरान खान जब उनका पहला मुकदमा बना 2023 में या 22 में, उससे पहले तो आज तक जिंदगी में उनके खिलाफ कोई एफआईआर मुकदमा नहीं था। तो वो मुकदमा बना, या पहले इक्का दुक्का अगर कोई पॉलिटिकल जो गैदरिंग होती है उसका मुकदमा बना हो तो, लेकिन खास स्पेसिफिक मुकदमा कोई जो है वो नहीं बना। तो कहने का मकसद ये है कि फिर एक में कन्विक्शन, फिर उसमें अगर जब वो जमानत मिलती है तो दूसरे में कन्विक्शन, फिर दूसरे में जमानत मिलती है, तीसरे में कन्विक्शन, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, तो आप बढ़ाई जा रहे हैं। इसी तरह जो बुशरा बीबी हैं, अब उनके केस में क्या हुआ है? 190 मिलियन पाउंड केस में 17 जनवरी को इमरान खान साहब को सजा हुई थी, बुशरा बीबी को भी, और उसके बाद आज तक वो केस जीरो पे खड़ा है। वो केस जब वो 26 सितंबर को लगा था, फिर 16 अक्टूबर को फिक्स हुआ। 16 अक्टूबर को जज नहीं थे, बेंच नहीं था, तो इट मीन के 26 सितंबर को भी कुछ नहीं हुआ था। 26 सितंबर को भी डेट तारीख पड़ गई थी और वो थे जो प्रोसिक्यूटर थे। अच्छा, 26 सितंबर को जो केस मुकर्रर हुआ था उससे पहले ये केस जून में था। जून से जुलाई और अगस्त की छुट्टियां थी और जुलाई अगस्त में केस नहीं लग सका। जून में आखिरी समाअत हुई थी मेरे ख्याल में 26 जून को, और उसके बाद जुलाई और अगस्त गुजर गया और 26 सितंबर को ये केस लगा था। तो उसमें भी उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूटर साहब बीमार हैं। फिर 16 अक्टूबर को केस लगा तो वो जज जो है वो बेंच नहीं था। फिर अब जाकर ये केस फिक्स ही नहीं हो रहा। वो कोशिश कर रहे हैं और अर्जेंट हेयरिंग की दरखास्त दायर की जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। ये जो आज जो हफ्ता जो है वो गुजर रहा है, इससे पिछले आज फ्राइडे है, तो पिछले वीक में जो फ्राइडे था उससे भी पहले उन्होंने तकरीबन आज से 1.5 हफ्ता कबल दरखास्त दायर की थी। अच्छा, तरीकाकार ये, और बुशरा बीबी की, यानी कि बुशरा बीबी को कानूनी तौर पर एज भी है कि उनको रिलीफ खातून होने की बुनियाद पर मिल सकता है जमानत की स्टेज पर। तो वो दरखास्त दायर हुई, तो जो डिवीजन बेंच, यानी कि 2 किस्म के बेंचेस होते हैं, एक सिंगल बेंच यानी कि एक जज सुनता है और एक डिवीजन बेंच 2 जजेस सुनते हैं। अब जो नैब के जितने केसेस हैं वो 2 जजेस सुनते हैं। तो डिवीजन बेंचेस की जो अर्ली हियरिंग की दरखास्तें होती हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 दिन जो अर्ली हियरिंग की दरखास्तें आती हैं कि हमारा केस जल्दी लगाया जाए, वो थर्सडे के लिए डिवीजन बेंच के सामने लगती हैं और सिंगल बेंच वाली फ्राइडे में लगती हैं। तो मकसद ये है कि पिछले मंगल को दरखास्त दायर हुई थी, तो पिछले थर्सडे को वो केस अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगनी चाहिए थी। अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगती तो उसमें अदालत ने सिर्फ ये कहना था कि ये केस फलां तारीख को मुकर्रर कर दिया जाए और कोई मरकजी केस नहीं था। तो वो अर्ली हियरिंग की दरखास्त भी नहीं लगी। अच्छा, फिर इस जुमरात को वो केस ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि वो लगेगा। तो अब सूरत हाल ये है कि इस जुमरात को भी केस नहीं लगा। और मेरी इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं बुशरा बीबी के, वो लाहौर से आए और आगे पता चला जी वो केस ही नहीं लगा। तो जुमरात को केस ही नहीं लगा। मतलब ये कि मरकजी केस तो बहुत दूर की बात है, रिलीफ मिलना ना मिलना तो बहुत दूर चला गया ना। अर्ली हियरिंग की दरखास्त नहीं लग रही, मतलब जिसमें यह तय होना कि केस लगना कब है। तो ये है सूरत हाल, ये है 26वीं और आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम के समरात। हुकूमत कहती है इस्लाहात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब एक अपनी मुखालफ पोलिटिकल पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं। आप उसको वो जो उनका राइट है कि अदालतों से उनको शफाफ तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, वो नहीं किया जा रहा। इमरान खान से मुलाकातों के जितने फैसले हैं उनको डस्टबिन में डाल दिया जाता है।
फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, अदालतें भी नहीं पूछ रही। अदालतें जब नहीं पूछ रही तो आप समझ जाएं तो फिर अदालत की वक़्त तौक़ीर कितनी है। आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।